Okay, तो Kiran K, Kuldeep and Ansika, still your video is not on, beta. I will announce only once or twice. May might be not listening me, okay, but उसके बाद हमें मैंने बोला कि remove होगा. And my attendance is final. Whole day if you are going to attend the class, अगर मैंने attendance भेज दी absent हो तो you know that you are going to absent. तो कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा ना कि फर्स्ट पीरियड में अगर मैंने अटेंड कर लिया, हो सकता है सेकंड पीरियड में ना करूं, थर्ड पीरियड नहीं, लास्ट पीरियड में टिल लास्ट मोमेंट आपका अभी जो अटेंडेंस का शेड्यूल है, while entry of the class मे बी इन मिडिल एंड देन द लास्ट 3 स्नैपशॉट्स रहेंगे. लास्ट स्नैपशॉट में अगर कोई एब्सेंट हो जाता है तो ही विल बी मार्क एब्सेंट. दिस इज द वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ अस एंड वी आर फॉलोइंग इट. हम भी फॉलो कर रहे हैं, आपको भी करना होगा. यू आर सपोज यू रीच एनी ऑफिस, आप किसी ऑफिस में जाते हो, मॉर्निंग में आप 10 मिनट के लिए जाओ, बस निकल लो, देन यू कैन नॉट से दैट यू वाज देयर इन होल डे. ऐसा होने से तो फिर जॉब हो गई. Got it? Now whole entire world is sitting on this video chatting, Zoom and everything, on this platform, so we cannot deny. हम ये भी नहीं बोल सकते सर मैं वहां पे था and you had not seen me. Got it? You cannot complain to anyone. आपका वीडियो नहीं आना है तो आपको भी एब्सेंट, मैंने बोला कि एक तो रिमूव हो जाएगा. कुलदीप का इतना देर में आना हुआ, अब तो 16. अंशिका, योर वीडियो इज नॉट ऑन बेटा. सर इंटरनेट, किसका इंटरनेट इशू है? इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, जब वीडियो ऑन कर रहा हूँ मीटिंग से बाहर हो जा रहा हूँ. Who is there? Who is speaking? I'm not getting you. Raise your hand. कुलदीप. कुलदीप बेटा, इसके लिए ना आपको पूरा रिटर्न में मतलब फ्रॉम टिल प्रिंसिपल जाना पड़ेगा. मैंने आपको बोला कि फॉर दिस दिस इज द बिग इशू. आपको क्या करना पड़ेगा कि रिटर्न में पूरा सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द मैम, देन ओनली पॉसिबल. गॉट इट? अभी तो मैम कंफर्म कर दिया मैंने. हाँ बोलो सर बनी मैम को इन्फॉर्म कर दिया मैंने. आपने कर दिया. स्टिल Yes. ये प्रॉब्लम आएगी, सी विल नॉट अलाउ यू. मैंने आपको बोला कि ये प्रॉब्लम हमारी है, हम कैसे रिजॉल्व करेंगे. वी हैव टू रिजॉल्व बिकॉज अभी जो सिचुएशन ऑल ओवर ग्लोब या इंडिया में जो दिख रही है, माइट बी कैन रन ऑनलाइन मे बी 1 month मोर. और 1 month मोर अगर हम चल रहे हैं, वी कैन नॉट फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन. समथिंग हैपेंड इन दिस इज द पीयर ग्रुप, दिस इज द सोसाइटी. इज इट अननोन पर्सन कोई एंट्री करे, हु विल आइडेंटिफाई? खुद से सोचो ना. If someone enters whom we don't know. अभी आज मैंने क्या किया था, 1 by 1 entry I was allowing. Why I was allowing that? Because कि अगर हम मास में एंट्री करते हैं तो कोई भी जो अननोन पर्सन होगा वो भी कभी कभी क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा. हर्षित, am I correct? है ना? Yes sir. ना, तो दैट्स आई एम टेलिंग यू दिस इज द प्रॉब्लम. तो अभी अब नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है कि यू हैव टू बी इन वेटिंग रूम 1 by 1. आई वाज मार्किंग द हियर अटेंडेंस, अमनप्रीत से लेकर के जिसका जिसका यहाँ पे हर्षित का मैंने मार्क किया, रोमिका, नितिका, सारे का यहाँ पे मार्किंग अटेंडेंस मैंने कर ली. देन आई विल सी योर फेस, देन ओनली यू विल अलाउ टू एंटर इन द क्लासरूम. एंड स्टिल इफ देन देयर इज अ टेक्निकल इशू, यू कैन रिक्वेस्ट मैसेज मी कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है. अभी फर्स्ट टू एंटर योर क्लासरूम सो योर फेस, इज इट? और दूसरा ये इंस्ट्रक्शन है कि सबको मैंने बेसिक सी बात बताई थी. Solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Very good, very good. Next the question goes to Chahat. Chahat, can you differentiate between the short range order and long range order? This is the question. We know that ki your amorphous means amorphous solid or short range order, whereas crystalline solid or long range order. What do you mean by this? So are you asking that the difference between short range order and long range order? Are you asking this? Yes, yes, yes. Sir, nahi pata. Can I take this question from Nitika? Can you explain? Yes, sir. Sir, in crystalline, it is a long range order because there is a definite geometry all over the solid, but in the amorphous, it is a short range order because there is a definite geometry only at some points and not all over it. कल हम लोगों ने मान्या के घर का एग्जांपल लिया था
मान्या जिस रूम में पढ़ती है उस रूम में सारी चीजें अगर ऑर्गेनाइज है, और अगर हम किसी दूसरे रूम में जाते हैं हो सकता है वहां पूरी चीजें बिखरी हुई हो। मैंने अपना टेबल भी तुम्हें दिखाया हुआ था, गॉट इट, कि हमारे घर में मान लीजिए डाइनिंग रूम है, हो सकता है कि हमारा बेडरूम है, सारा रूम है, तो देखो बंसदीप एकदम सेट करके बैठा हुआ है, तो वहां आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको पीछे की बैकग्राउंड आपको दिखेगा कि इससे पता लगेगा ऑर्गेनाइज है सब, क्योंकि एवरीथिंग इज क्लोज इनसाइड द कपबोर्ड, इज इट। तो ये होता है हमारा घर, अगर घर में 3 कमरे हैं जैसे, और पता लगा एक पर्टिकुलर रूम पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज है, लेकिन जहाँ पे लिविंग रूम बेसिकली और जहाँ हम बैठते हैं वहां पूरा रूम फैला हुआ है, तो वो एमॉर्फस हो जाएगा। क्रिस्टलाइन मींस, क्रिस्टलाइन का क्या पर्पज हुआ कि जैसे अभी इस नितिका ने बताया पूरी तरीके अच्छे से बताया कि ऑल द रूम आर वेल प्लान्ड, मतलब पूरी लाइब्रेरी जैसे होती है, जिस बुक को जहां पे रखना है वहीं पे रहना है। क्लासरूम की सिचुएशन मैंने बोली थी, क्लासरूम में मान लीजिए हमारे पास 40 स्टूडेंट है, सबकी सीटिंग प्लान कर दो, आपको यही रहना है, नो वन इज अलाउड टू लीव द पोजीशन, तब हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज है। इंटायर क्लास अगर ऑर्गेनाइज है तो हम बोलेंगे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो जो डिफिनेट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, अगर वो पूरे पूरे स्कूल में मतलब पूरे पूरे क्लासरूम में मिल रहा है, एक्स डायरेक्शन में चले जाओ, वाई डायरेक्शन में चले जाओ, जेड डायरेक्शन में चले जाओ, इट इज सेट टू बी क्रिस्टलाइन। और फिर इसको बोलते हैं इसकी रेंज लंबी है, गॉट इट, दिस इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज क्या बोलते हैं, मान लो क्लासरूम में 40 स्टूडेंट थे, मैंने बोला कि मान लो कि चाहत ऑलवेज लाइक शॉर्ट रेंज ऑर्डर ना, इसीलिए इसको याद नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला था कि चाहत के आगे मतलब अपनी सीट छोड़ के सर खड़ी होगी, सर मेरे को ना, मेरे को भी सहज से मिलने जाना है, मेरे को वंशदीप से बात करनी है, तो लाइक दैट। तो हुआ क्या, यू हैव लेफ्ट योर सीट, आप अपनी सीट को छोड़ करके चले गए बीच में क्लासरूम में कहीं भी बात करने। अब आपने क्या किया कि पूरे क्लास में जो हमारे 40 स्टूडेंट थे या 20 स्टूडेंट थे वो पूरी प्रॉपर्ली बैठे हुए थे, 2 बच्चे वहां से खड़े हुए और अपने किसी फ्रेंड के पास जाके खड़े हो गए, इंटरस्टिशियल स्पेस में चले गए, किसी की दूसरे की बेंच के पास चले गए, तो वो एक डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब ऑर्डर हमारा गड़बड़ हो गया। हमने बोला कि आपको अल्टरनेट में बैठना, बॉयज गर्ल्स, चार बोलते नहीं सर मेरे को तो अपने फ्रेंड के साथ बैठना है, तो पता लगा कि चार के साथ सहज भी आके बैठ गई, हरदीन भी बैठ गई, लाइक दैट। तो दिस इज द वे हमने क्या किया, उन चीजों को डिवाइड कर दिया। दिस वी हैव हैबिट्स, मुझे लग रहा है कि ये हैबिट सारे बच्चों के अंदर रहती है, इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के अंदर ये रहती है कि हम लाइनअप फॉलो करते हैं ना, आप स्कूल की लाइनअप देखते हो ना, हम लाइनअप फॉलो करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉलो करता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा लाइन से बाहर ही खड़े रहते हैं। तो दिस इज द एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन तो तब होगा कि जो पूरे सारे के सारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हो और अपनी जगह पे हो। सेम गोज टू द सॉलिड, सॉलिड में हम ऐसे ही करते हैं। एमॉर्फस में क्या होता है कि एमॉर्फस की जो पैकिंग होती होगी ना, अभी हम कूलिंग कर्व पे आज हमें एक्चुअली बात करना था। तो एमॉर्फस में क्या होता है कि मान लो कि घर में मेरे को क्रिस्टल बनाना है, मेरे पास चीनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीनी मान लो पाउडर फॉर्म में है तो वो भी क्रिस्टलाइन नहीं मानेंगे, मैंने उसको पानी में घोल दिया, चीनी का एक सिरा बना लिया, जलेबी खाते हो ना चीनी का सिरा, तो वो एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन गया। अब हम उसको कूलिंग करेंगे, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट कि आप सेम मटेरियल का एमॉर्फस भी बना सकते हो, सेम मटेरियल का क्रिस्टलाइन भी बना सकते हो। वही क्लासरूम जो आपकी क्लासरूम बेसिकली आपके आप जिस क्लासरूम को देखते हो, सेम क्लासरूम कैन बी वेल डिफाइंड, उनकी सीटिंग प्लान हो सकती है, सेम classroom can be in such a way so that everything is scattered, is it? आपको जैसे मैंने बोला एग्जामिनेशन के टाइम में हमारी सीटिंग प्लान हो जाती है, हम बी आर नॉट अलाउड टू लीव आवर पोजीशन, वंस दी बात समझ में आ रही है। तो ये वही बच्चे हैं जो क्लासरूम में कहीं पे मस्ती कर रहे थे, और हमारा बेसिकली जब एग्जाम हो गया, हमारे लिए सीटिंग प्लान हो गया, तो हमें वहीं बैठना है जहां हमें अलाउ हो। तो ये कह रहे हैं कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से हम एमॉर्फस भी बना सकते हैं, क्रिस्टलाइन भी बना सकते हैं। तो फिर ये दोनों बन कैसे सकता है, तो एमॉर्फस का बनता चाहत कैन एक्सप्लेन। एमॉर्फस के विषय में मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें क्या करना है, अगले 10 मिनट के अंदर पूरे घर को अरेंज करना है। यू हैव ए टाइम ओनली 10 मिनट्स, कैन यू अरेंज योर इंटायर हाउस? नेवर, कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस काम को हमने बड़ा जल्दी में कर दिया, गॉट इट। तो वो काम जो आप बहुत तेजी में करते हो ना, फिर वहां पे फिर ऑर्डरनेस तो आनी ही नहीं है, ऑर्डरनेस कभी नहीं आएगी। ऐसे अगर हम मान लो कि मैंने बोला कि चलो मेरे पास एक क्रिस्टल है, बीकर में मैंने क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन बनाया हुआ गर्म करके एकदम कंसंट्रेटेड है, मैं उसको रैंडमली कूल कर दूं, मतलब एकदम से फ्रीजिंग पे ले जाऊं। पहले वो पता लगा 100 डिग्री सेल्सियस पे काम हो रहा था, फिर मैंने ले जाकर उसको 5 डिग्री सेल्सियस -5 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया। अब जो जहां था वहीं स्टेचू, आपने स्टेचू वाला गेम सुना है, वो हम लोग फील्ड में खेलते रहते हैं, स्टेचू बोल दिया, स्टेचू, स्टेचू तो मैं खड़ा हो गया, अब जहां मैं था वहीं पे खड़ा हो गया, तो ये एमॉर्फस हो गया।
क्योंकि मुझे तो बैठने का मौका ही नहीं मिला सही से। व्हाट इट ये हुआ। चाहत बात समझ में आ रही बेटा? स्टेचू वाला जो गेम होता है ना, उसमें हम बोलते थे, किसी बोले स्टॉप, स्टॉप का मतलब जहां पे थे वहीं खड़े हो जाओ। अब मैं जहां पे था वहीं पे खड़ा हो गया, तो मेरा जो पैकिंग होगा, मेरा ऑर्डर पॉसिबल ही नहीं। व्हाट इट सेम मटेरियल का हम एमआरएफएस भी बना सकते हैं, सेम मटेरियल का क्रिस्टलाइन भी बनाया जा सकता है। एमआरएफएस होने का ये मतलब नहीं है कि पूरा पूरा सिस्टम ही खराब है, ऐसा नहीं होता। उसमें हो सकता है उसमें 80% जो सिचुएशन है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो, लेकिन उसको एज अ होल हम एमआरएफएस ही बोलते हैं। भाई क्योंकि एमआरएफएस में 60 रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्लासरूम में मान लीजिए 4 रो है, 3 रो हो सकता है ठीक से बैठा हो, 1 रो जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम है, तो हम पूरे जो मटेरियल पूरे क्लासरूम को क्रिस्टलाइन नहीं बोलते, एमआरएफएस बोलते हैं। तो मैं बोलूं एमआरएफएस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज बोथ। व्हाट इट लेकिन जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें हमेशा और हमेशा लॉन्ग रेंज ऑर्डर ही होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब परफेक्शन है, जिस पर्टिकुलर एटम को जहां बैठने के लिए परमिशन दी जाएगी वहीं बैठेगा, उसके लिए हमें टाइम देना होगा। व्हाट इज दिस इज द टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो कल मैं बेसिकली कूलिंग वाला ग्राफ मैंने थोड़ा सा शेयर किया था, कूलिंग वाला ग्राफ मैं आज बताऊंगा अभी। तो अगर क्रिस्टलाइन बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्लो कूलिंग करनी पड़ती है। यू माइट हैव सीन दिस ग्लास, विंडो ग्लास आप देखना, विंडो का जो ग्लास होता है बेटा, दैट इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, उसको सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज 1500 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो ग्लास होता है दैट इज इन द ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में होता है। व्हाट इज 1500 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, हमें इसको स्लो कूलिंग करनी रहती है। जो स्लो कूलिंग करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनीलिंग ऑफ ग्लास। जो आगे आपने शायद एस ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा सा उसमें केयरफुली पढ़ा होगा, उसमें आपको मिल सकता है ये एनीलिंग ऑफ ग्लास। तो मैं थोड़ा सा इससे दूर जा रहा हूँ, फिर वहां पे बताऊंगा। यहाँ से विजिबिलिटी दिख रही है सबको, मेरा फेस विजिबल है अच्छे से? Yes, sir. अभी पूरा थ्योरेटिकली पार्ट है तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये बातें तुम्हें ऐसे हमें समझ में आ जाएंगी। दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्कशन ओनली, ओके। अगर दिमाग में अगर ये चैप्टर बैठ जाए ना, तो मैंने बोला रटना नहीं पड़ेगा, यू कैन फ्रेम योर ओन लैंग्वेज। व्हाट इट अगर आपकी बातें समझ में आ जाएंगी ना, आप उसको फ्रेम करके लिख लेना। नहीं तो क्या होगा कि हमें सारे पॉइंट्स ना मेमोराइज करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिए। ये मैं बता रहा था कि ग्लास हमारा जो होता है, ग्लास हमारी 2 वैरायटी का मिलता है मार्केट में। वो ग्लास का जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज नोन एज सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। जो हमारा कॉमन ग्लास है दैट इज द सोडियम सिलिकेट। सोडियम का एलिमेंट होता है, सिलिका होता है और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। सिलिका मतलब रेत, सैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड सैंड। सैंड जैसे हम लोग घर बनाते हैं, रिवर सैंड नहीं होती, रिवर के किनारे जो थोड़ा साइनी अपीयरेंस वाली सैंड होती है, उसको बोलते हैं सिलिका। उसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं और उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पे हम फर्नेस के अंदर गर्म करते हैं। जब उस रेत को सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म किया जाता है तो पूरा एक मोल्टेन मास बना लेता है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, रेड हार्ड ट्रांसपेरेंट होता है, दैट इज नोन एज ग्लास। व्हाट इज अब ग्लास को जिस शेप में ले जाना आप मोल्डिंग कर सकते हो। अब ग्लास जो हमें नॉर्मली मिलता है, मैंने बोला ग्लास एमॉर्फस भी होता है क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन पार्ट होता है उसको क्वार्ट्ज के नाम से जाना जाता है, QUARTZ, क्वार्ट्ज। और जो मेरा ये नॉर्मल ग्लास है, विंडो ग्लास, इसको एमॉर्फस बोलते हैं। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है, मैंने कल बोला था कि बाय सीइंग आई कैन चेक टू नो दैट कि मेरा जो ग्लास है वो एमॉर्फस या क्रिस्टलाइन। तो ये कहता है आपको कैसे मालूम होगा, विंडो में जैसे जो हम स्क्रीन लगाते हैं, ऊपर की जो स्क्रीन लगाती है, विंडो की स्क्रीन हो या मोबाइल की स्क्रीन है, वो जो ग्लासेस आप लगाते हो दैट इज एमॉर्फस। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि विंडो से मैं बाहर देख रहा हूँ, मान लो विंडो के बाहर कोई आदमी है, पता लगा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, ऐसा तो होता नहीं कभी। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज गोइंग टू बी सेम फ्रॉम ऑल कॉर्नर। अगर लाइट की स्पीड जो है पास होने की ऑल कॉर्नर से एक जैसी रहती है, देन इट इज सेड टू बी आइसोट्रॉपिक। कल इसको मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी ऐसा मटेरियल हो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बातें हो, अगर वो पूरे मटेरियल, मेरे पास जैसे कि मान लो प्लास्टिक का डब्बा है, अब ये मेरा प्लास्टिक का जो बेसिकली ये डब्बा है, ये ओब्वियसली क्या इंसुलेटर है। ऐसा थोड़ी होगा कि हमारी सरफेस में करंट पास होगी, यहाँ पे नहीं होगी, बेटा ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, इज इट। ये इंसुलेटर है तो है। तो ये कहता है ये मटेरियल हमारा फिर क्या होगा, आइसोट्रॉपिक बोला जाएगा। कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक
electrical resistance or conductive basically and refractive index, if it is going to be same in all direction, then it is said to be isotropy और amorphous solid हमारे isotropic होते हैं. ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था. Got it? नेक्स्ट क्रिस्टलाइन वाले में भी मैंने बता दिया कि सेम मटेरियल का आप amorphous भी बना सकते हो. क्रिस्टलाइन बनाने में टाइम लगता है. कूलिंग का जो टाइम पीरियड हमें देना पड़ता है उसका अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एक अरेस्ट टाइम होता है. धीरे धीरे मॉलिक्यूल को धीरे धीरे जाके बैठना देना. अगर आपने रैंडमली बोल दिया बैठने के लिए तो वो मटेरियल हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, amorphous हो जाएगा. सेम ग्लास कैन बी क्रिस्टलाइन, सेम ग्लास कैन बी amorphous. इट डिपेंड अपॉन हाउ वी आर गोइंग टू कूल इट. हम इसको ठंडा कैसे करते हैं. तो प्रैक्टिकली जो ग्लास की जो प्रिपरेशन होती है उसकी प्रिपरेशन की बात करो तो जहां जिस फैक्ट्री में बनता है वहां एक बहुत बड़ी टनल होती है. उस टनल के अंदर से ना मोल्टन ग्लास का पूरा कंटेनर जो होता है ना बहुत स्लोली पास करते हैं. इट टेक्स इवन मींस मेनी आवर्स, मेनी फ्यू डेज ऐसे मान लो. बहुत बड़ी टनल होती है. 1500 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे डाउन जाएगी 1500, देन 1480, 1470, 1450 like this. It takes a very long period to cool it. तो ग्लास में खासियत होती है अगर हम रैंडम कूलिंग कर देंगे तो सरफेस क्या होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल क्लोज में आएंगे एंड देयर इज अ क्रैकिंग ऑफ ग्लास इज पॉसिबल. तो ग्लास को अगर हमें बचाना है, जितना ज्यादा स्लो कूलिंग करेंगे क्रिस्टलाइन की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा भी रैंडम कूलिंग करेंगे तो अमॉर्फस की तरफ जा सकते हैं. ये आप घर में भी कर सकते हैं. मैंने बोला चीनी का सीरा बना लो, जो हमारे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, अगर आप उसका बेसिकली आप उसको जलेबी का सीरा जैसे नहीं रहता, 2-3 दिन तक रहने दो. धीरे धीरे अगर ऑटोमेटिकली कूल हो रहा, स्लो कूलिंग होगा तो क्रिस्टलाइन बनेगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आप जैसे बना ले जाकर फ्रीजर में डाल दो तो रैंडम पैकिंग हो जाएगी. रैंडम होगा, ऊपर जम जाएगा, नीचे पता लगा सॉलिड में अपर सरफेस पहले से सॉलिडिफाई हो जाएगी, नीचे वाली पहले से लिक्विड में रहती है. फिर वो क्या होगा, रैंडम कूलिंग होगा तो amorphous होने का पूरा चांस होता है. सेम मटेरियल कैन बी amorphous एंड मटेरियल कैन बी क्रिस्टलाइन बोथ. एक तो मैंने आपको एक तो बताया, देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज कूलिंग कर्व. क्या बोलते हैं बेटा उसको, कूलिंग कर्व. कूलिंग कर्व में की क्या खासियत होती है, कूलिंग में आपको बोलना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको कूल होने में पर्टिकुलर टाइम लगता है, सफिशिएंट टाइम इंटरवल. आप उसको रैंडमली कूल नहीं कर सकते हो. आई एम जस्ट चेकिंग दैट कि इफ इट इज पॉसिबल शेयर द there are certain properties which will remains same in all direction when we are going to check or crystalline solid, sorry amorphous solid. But it amorphous solid में अगर हम बात करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी सेम होती है. उसको मैंने एग्जांपल दिया था. 2 प्रॉपर्टी याद करके रखना. एक तो हमारी बात होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपने कभी ऑप्टिक्स में थोड़ा पढ़ा होगा, लाइट वाले चैप्टर 10th में पढ़ा होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, है ना. स्पीड ऑफ लाइट को आप डिवाइड कर सकते हो. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी सेम. दूसरा मैंने बोला था रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस की बात आप कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ये 2 चीजें हमारी ना सेम होती है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रिमेन सेम. प्लास्टिक की अगर बात करें, मेरे पास जैसे पैड है, मैंने बताया था, ये पैड अगर प्लास्टिक का इंसुलेटर है तो है, ऐसा नहीं है कि किसी साइड में कंडक्शन करेगा किसी साइड में नहीं करेगा. तो दिस इज द प्रॉब्लम. ये हमारा आइसोट्रॉपिक बोला जाएगा. मेटल की खासियत मैंने बताई थी कि मेटल में एक कॉमन बिहेवियर पाया जाता है, जो मैंने कल बताया था, तुम लोगों को याद होगा. मेटल की केस में क्या होता है कि मेटल के सेंटर में अगर देखोगे तो वहां पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन, फिर इलेक्ट्रॉन. अल्टरनेट में ये फैशन आता रहता है. बट इट ये कल मैंने इसको डिटेल में बताया था. फिर इसको आप यहाँ पे क्या करो, अर्थिंग दे दो. इस साइड में आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट कर दो किसी दूसरे कंटेनर जहां पे इलेक्ट्रॉन है, सोर्स है. तो इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना है. ये हमारा लो पोटेंशियल है. करंट के विषय में आपको मालूम होगा कि लो पोटेंशियल से कहां चलता है बेटा, हाई पोटेंशियल. करंट इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. क्या मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. किसी को डाउट है इसमें? वंसदेव, इज देयर एनी डाउट? ये 10th का टॉपिक है, मैंने बस एक रिकॉल कराया.
करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के वाइस वर्सा होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और हमारा जो करंट का डायरेक्शन माना जाता है वो हाई से लो की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल को हाई मानते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो मानते हैं। ये एक कन्वेंशन बनाया गया। कन्वेंशनल करंट का फ्लो ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारी ऐसे चलती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से इधर आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को आना है, मैंने बोला था ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जब आगे बढ़ता है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं ना, इनसे टकराता है, कोलाइड करता है। कोलाइड करेगा तो अपोजिट चार्ज उसको क्या करेगा, पुल बैक करेगा। मान लो तुम्हारे पास Na+ है, ये एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कोई जाना चाहता है आगे तो ये इससे जाके टकरा सकता है, तो ये जो पॉजिटिव कोर से टकराता है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ। आएगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वी कैन नॉट स्टॉप, इलेक्ट्रॉन तो जाना ही जाना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मूव करके इधर की तरफ जाना है, क्योंकि डिफरेंस हमने क्रिएट करके रखा है। गॉट इट। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर होता है, दो मेटल इज अ गुड कंडक्टर, यू कैन नॉट डिनाई कि दैट मेटल इज नॉट अ गुड कंडक्टर, लेकिन वी कैन नॉट आल्सो डिनाई कि दैट ऑफर रेजिस्टेंस। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? अगर मेरे से कोई रीजन पूछता है रेजिस्टेंस का क्या कॉज है, तो यू विल से दैट कि जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता है तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कोर होती है उससे टकराता है और जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफर करता है। व्हाट इट। इसमें किसी को डाउट है? ये मैंने बहुत सिंपल सी बात बताई। फिर मैंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पास होने का टाइम मिलता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ना सरफेस पे जाना चाहता है। भाई क्यों चला गया? कहते हैं कि अंदर ना क्राउड है, अगर मेरे को रोड पे चलना है, बाजार में आप जाते हो घूमने, है ना, तो हम हमेशा चाहते हैं कि जिधर से रास्ता साफ है ना उधर से निकल जाओ। तो इलेक्ट्रॉन हैज सेम टेंडेंसी टू मूव एट द सरफेस। यहाँ कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होता है, ज्यादा देर इनसाइड, अंदर की तरफ उतना ज्यादा नहीं रहता, ऐसा प्रैक्टिकल इवेंट पाया जाता है। व्हाट इट। तो दिस इज, यही चीज आपको बेसिकली बताएगी जो मैंने आपको बताया। आपको आई होप इट्स क्लियर कि ये मटेरियल हमारा क्रिस्टलाइन है, मेटल और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऑल मेटल और क्रिस्टलाइन सॉलिड, आपको सोचना भी नहीं है, ऑल मेटल और क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट इज ऑल मेटल और क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें मैंने बोला कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेटल एक ही तरीके का आइटम होता है और उनकी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं। व्हाट इट। तो हमारे है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है सेम तो है नहीं, तो हम बोलेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रोपिक। ये मैंने कल बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एनाइसोट्रोपिक। अब ये फिर से डाउट आता है, ये डेफिनेशन तो यहां से लिख लेना, देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज लाइक, कौन बताएगा? चार बताएगा डेफिनेशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाइसोट्रोपी? चार। एनाइसोट्रोपी को कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? कैन एक्सप्लेन एनाइसोट्रोपी? ढूंढ रही है आंसर, आंसर नहीं ढूंढना, सोच के बोलो ना। अभी सामने मैंने बताया कि देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, याद करो सेंटेंस, आप रीडिंग नहीं करो। मैंने बोला अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी क्या करना है, एनसीईआरटी की भी रीडिंग ना लाइन बाय लगा के, जैसे आप बायो में करते हो ना बेटा, आप केमिस्ट्री में भी लाइन बाय लाइन पढ़ के उसके जो डाउट्स आते हैं ना डेली आपके कॉपी में रहना चाहिए। आई विल सी दिस इन योर कॉपी, कि आपने उसके रीडिंग वाला पार्ट अच्छे से किया है। आपको क्या करना है, रीडिंग करके क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। दैट शुड बी न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द रादर देन बुक। आप खुद से क्वेश्चन फ्रेम करो, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, इसका क्या आंसर होगा, जो भी क्वेश्चन होगा पेस्ट इन द व्हाट्सएप, आई विल गिव यू द आंसर। ओके। रेस्ट मैंने बोला कि ये जब आप काम शुरू करोगे तो आप 100% परफेक्ट बन जाओगे। प्लीज मेक श्योर दैट यू विल डू इट। व्हाट इट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बोला आइसोट्रॉपी एनाइसोट्रॉपी वाला कौन बता पाएगा? हर्षित बताओ ना बेटा, ये एनाइसोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या होगी? Sir, different values of some physical properties from different directions, and physical properties and resistance, refractive index. वेरी गुड, दो तो ही प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन फिर से सारे लोग सुन लो। देयर आर सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये दो प्रॉपर्टी मैंने लिखा हुआ है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गोइंग टू बी डिफरेंट। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको मालूम है, is going to be different in different direction। आप जिस डायरेक्शन में जाओगे अलग हो जाता है। This is the region is said to be anisotropy। अब now the question, कल मैंने ये भी बता दिया था why it is so, कल मैंने इसका भी आंसर दिया था। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। सहज याद है कल मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ऐसा क्यों होता है,
तो मैंने बोला था कि आप ध्यान से देखो, क्रिस्टलाइन वाला पार्ट ध्यान देखना। क्रिस्टलाइन वाले पार्ट में मैंने बोला था आप इस लाइन को तो बेटा ध्यान से देखना, ये वाली लाइन आप किधर जा रहे हो बोलो, जेड एक्सिस में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? मनिंदर ध्यान दो बेटा, जेड एक्सिस है कि नहीं है? जेड एक्सिस हो गई। जेड एक्सिस में देखो तुम्हें सारे के सारे एटम कौन से मिल रहे हैं? बी मिल रहे हैं। बॉयज 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 मान लो, ओनली बॉयज आर देयर, व्हाट इट। अब मैं अगर खाली बॉयज है, अब मैं जा रहा हूं इस वाली रो में, ध्यान से देखना, ये एक्स रो। एक्स रो में देखो बेटा हाउ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग, बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट। यहाँ बॉयज एक गर्ल्स है, बॉयज गर्ल्स आ रही है। दो टीम है, ध्यान देना, दो टीम है। एक टीम में खाली बॉयज है, एक टीम में बॉयज एंड गर्ल्स का कॉम्बिनेशन है। आपको क्या लग रहा है दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा? नहीं, दोनों का बिहेवियर एक जैसा नहीं होगा। व्हाट इट, दिस इज द मेन कॉज ऑफ एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी के लिए जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यही रहता है। हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे परफेक्ट होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे एटम अपनी पोजीशन पे बैठे रहते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन व्हेन वी आर गोइंग टू वॉक इन डिफरेंट डायरेक्शन, हम अगर एक्स एक्सिस में जो मूव करते हैं, वाई एक्सिस में मूव करते हैं या जेड एक्सिस में मूव करते हैं, तो हमें अल्टरनेट जो अरेंजमेंट मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट आता है। यही अगर प्रॉब्लम अगर मैं जाकर के किस में देखता हूँ बेटा, एमॉर्फस में। एमॉर्फस में तो बातें रैंडम है ना, पता लगा सारे के सारे बॉयज यहाँ बैठे हुए हैं। इस रूम में गया, पता लगा सारे के सारे बॉयज बैठे हुए हैं, कहती यहाँ तो कोई प्लानिंग है नहीं। तो इसलिए प्लानिंग है नहीं, तो ओवरऑल क्राउड आपको पूरा पूरा बॉयज का ही मिल सकता है। अगर आप ऐसे गए तब भी आपको मेजॉरिटी आपको यही मिलेगा, देयर इज नो फिक्स अरेंजमेंट, व्हाट इट। इसीलिए हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करने लगता है, जो मैंने बोला थॉट के हिसाब से डिफरेंट है। आई इवन स्टिल आई हैव डिफरेंट थॉट। मेरे भी दिमाग में आता है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें ये लगता है यार क्रिस्टलाइन सॉलिड तो बेटा कैसा है, उसके तो अरेंजमेंट अच्छे हैं, उसको आइसोट्रॉपिक होना चाहिए था। आई होप दिस क्वेश्चन इज राइट, ये खुद से आना चाहिए। एनीवन? जसलीन? Yes, sir. जसलीन, क्वेश्चन दिमाग में आता ना बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को आइसोट्रॉपिक होना चाहिए था, एमॉर्फस सॉलिड को एनाइसोट्रॉपिक होना चाहिए था, क्योंकि उसमें तो अरेंजमेंट है ही नहीं थी। लेकिन बातें उल्टी हो गई। बात यहाँ पे कह रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो यूनिक फैशन होता है, इसके उसकी चक्कर में ना, बिकॉज ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट देयर इज वन मोर इशू क्रिएटेड व्हेन वी वॉक इन डिफरेंट डायरेक्शन इन डिफरेंट एक्सिस। व्हेन वी वॉक we get different type of arrangement of the atom, though entire crystal is fixed, entire arrangement में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पूरा क्लास अपनी जगह बैठा हुआ है। लेकिन एमॉर्फस में क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं रहती है, तो दैट इज व्हाई देयर इज सिमिलरिटी इन द बिहेवियर ऑफ ऑल द एटम्स। चलो, इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। मुझे लग रहा है ये बात मैं समझाने में थोड़ा सा मैंने ट्राई किया। तो ये टॉपिक आप लाइन बाय लाइन जब पढ़ोगे एनसीईआरटी ना, तो वहां पे भी आपको ये बातें मिलेंगी। व्हाट इट, यू विल गेट टू नो। न्यू पेंट में खोल रहा हूँ, डोंट सेव। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इसमें एक छोटा सा जो मैंने कल हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, उस टॉपिक को खाली कर लो फट से, क्योंकि फिर टाइम, कुछ लोगों को टाइम भागने लगता है। 3:08 हो चुके, बच्चों को भूख लग गई हमारे बहुत जल्दी, है ना। बस 1 मिनट खाली कूलिंग वाला कर्व था, उसको ठीक से कर लो। एक मैंने सिखाना था एक्चुअली कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व, कूलिंग कर्व से हमें पता लगता है कि मटेरियल हमारा क्या बनेगा। कूलिंग कर्व दोनों का अलग अलग होता है, ये एमॉर्फस में भी होता है और क्रिस्टलाइन में भी होता है। एमॉर्फस में भी होता है बेटा और क्रिस्टलाइन में। जो बातें मैंने पीछे समझाई हैं उसी को मैं आपको ऐसे ग्राफिकली समझाऊंगा। कूलिंग कर्व का मतलब क्या है, कहता है आप पहले ना ग्राफिकली जो वेरिएशन देखोगे, तो वैसे मैंने स्टोरी इसकी बता दी है कि करना क्या रहेगा। अगर मेरे पास मान लो एमॉर्फस है, एमॉर्फस है, व्हाट इट, और यहाँ पे मैं क्या रख दूं बेटा, टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम पीरियड। तो मैं जब मेरे पास बेसिकली ये रहेगा, एमॉर्फस वाला रहता है, तो आपको ये जो ग्राफ मिलता है ना, स्मूथ मिलता है, ऐसे फटाफट फटाफट पैकिंग होना शुरू हो जाता है। मतलब रैंडम, मतलब ये पैकिंग स्टार्ट होता है, देयर इज नो टाइम गैप, मतलब किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता कि आप पैकिंग करने के लिए रुको। एकदम से आपको ये हाइपरबोला जैसा शेप मिलेगा, दिख रहा होगा, स्मूथ ग्राफ है। यहाँ पे कोई फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके फिर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पे एकदम से स्मूथ ग्राफ मिलता है कि जिसको जहां मर्जी आए वहीं बैठ जाओ, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। और ये टाइम का जो अगर टाइम इंटरवल को अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो टाइम इंटरवल इज लेस। यहाँ पे टाइम जो होता है ना लेस होता है,
बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। लेकिन यही सेम फिनोमेना क्रिस्टलाइन में जब हम जाके देखते हैं तो क्रिस्टलाइन वाले में ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन वाले को क्या लगता है, टाइम लगता है, हर चीज के लिए इसमें टाइम लगता है, प्रोसेस स्लो होती है। और पीछे मैंने बताया कि बेसिकली प्रोसेस स्लो होने का रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा, वो बहुत धीरे धीरे यहाँ से पहले तो ठंडा होगा। मेरे पास मान लो कोई लिक्विड है तो ऐसा जाएगा, पहले लिक्विड है तो पहले लिक्विड ऐसे जाएगा, बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है अभी। दिस इज द लिक्विड स्टेट, दिस इज द लिक्विड स्टेट। मैं साइज इसका बढ़ाता हूँ थोड़ा। दिस इज द लिक्विड स्टेट, गॉट इट। अभी लिक्विड है, आपने ठंडा करना शुरू किया, कहता बहुत ज्यादा टाइम लेगा। फिर एक टाइम आएगा जहां पे फिर इसको बोलते हैं अरेस्ट टाइम। मतलब अरेस्ट टाइम का मतलब ये सॉलिडिफिकेशन टाइम है। यहां से ग्राफ आपका ना एकदम स्टेट जा सकता है, यहां से ग्राफ आपका फिर से क्या होगा, स्टेट हो जाएगा। आप देख सकते हो टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ, टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है कि स्टे कर गया। ये पॉइंट है जो फ्यूजन वाला पॉइंट होता है। फ्यूजन और बेसिकली फ्रीजिंग में जो कॉम्बिनेशन नहीं होता, इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यहाँ पे फ्यूजन और फ्रीजिंग दोनों में कॉम्बिनेशन हो सकता है, सॉलिडिफिकेशन टाइम है। इस टाइम में धीरे धीरे क्या होगा, मॉलिक्यूल आपके स्लोली दे आर गोइंग टू बी सीटेड एट देयर ओन सीट। इसके बाद फिर जब सॉलिड हो जाएगा फिर उसके बाद आप ठंडा करोगे तो फिर से ग्राफ का कर्व आपका बढ़ेगा ऐसे करके। मतलब इसको टाइम इंटरवल आपको ज्यादा देना पड़ेगा। व्हाट इट, ये सॉलिड है, ये लिक्विड और सॉलिड का इक्विलिब्रियम सिचुएशन आती है। लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहते हैं, दोनों की इक्विलिब्रियम टाइम है, लेकिन टाइम इंटरवल ज्यादा लेता है। लिक्विड और सॉलिड का मतलब एक तरीके से क्या मान सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट आती है। तो ये फिक्स टाइम इंटरवल है। यहाँ पे जो टाइम का जो बेसिकली ग्राफ है, ये मैंने बोलूँ कि ये आपका क्या पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग टाइम इंटरवल है। पहले पूरा लिक्विड में रहेगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट मान सकते हो, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, या जिसको आप बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हाट इट, अब इसके बाद ये टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। टेम्परेचर वाला ग्राफ में आप ध्यान से देखना, ये टेम्परेचर वाला ग्राफ में टेम्परेचर इज नो चेंज टिल हियर। यहाँ तक कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किसी को दिख रहा है? व्हाट इट, इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं। टेम्परेचर मैं इधर से देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, टेम्परेचर यहाँ इस वाले वाई पैरामीटर पे है, ये एक्स पे टाइम इंटरवल है, ये मेरा टाइम इंटरवल है। व्हाट इट, ये मेरा टेम्परेचर स्केल है। कह रहा एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, वो फ्रीजिंग का टाइम होगा। इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम इंटरवल टू गेट सेटल, आरएस टाइम बोलते हैं। सारे पार्टिकल अपनी पोजीशन पे जाके स्लोली बैठना शुरू करते हैं, जिससे भी मतलब यहाँ पे जो प्रोसेस है, अगर आप ठंडा करोगे तो एक मॉलिक्यूल जाके बैठेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जहाँ बैठा वो भी धीरे धीरे जाकर के इसके पास में बैठेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है वो इसके पास बैठेगा। दिस इज वन बाय वन फिनोमेना। ये बहुत धीरे धीरे होती है, ये धीरे धीरे हो रही है, इसलिए इसकी पैकिंग ना अच्छी बनती है। इसमें क्या होगा, इसमें रैंडम कूलिंग होती है, एक नहीं, एक मॉलिक्यूल यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक फिर इसके ऊपर आके बैठ गया, एक इसके ऊपर आके बैठ गया, लाइक दिस, दिस इज द रैंडम। तो यहाँ पे कूलिंग में हम टाइम इंटरवल, बहुत फास्ट प्रोसेस है, दिस इज द फास्ट प्रोसेस, ये फास्ट प्रोसेस होती है, ये स्लो प्रोसेस है। व्हाट इट, अगर स्लो कूलिंग करते हैं तो हमेशा क्रिस्टल मिलता है। मुझे लग रहा ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, किसी को टाइम इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे जो हीट होती है वो फ्रीजिंग की हीट है, मेल्टिंग का ग्राफ उल्टा हो सकता है। पहले लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से सॉलिड का टेंशन स्टेट आएगा, इस पे टाइम लगता है। यहाँ हमें एक लंबा टाइम दिया है, ध्यान से देख सकते हो, टाइम इंटरवल लंबा है। फिर सॉलिड हो जाए तो सॉलिड को ठंडा करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इट, अगर आप 0 केल्विन कर देते हो, अगर मान लीजिए टेम्परेचर को 10 से 0 कर दे तो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, जो हम करेंगे नहीं फिलहाल। व्हाट इट, यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ रही बात? सर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर वाली एक्सिस पे नहीं होना चाहिए? ये मैंने दिखाया, थोड़ा सा गलत डायरेक्शन दे दिया। एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट यही होगा। व्हाट इट, ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं खाली दिखाना था तो ये टाइम फ्रीजिंग पॉइंट के टाइम इंटरवल है, यहाँ से यहाँ के बीच में ना फ्रीजिंग हो रही है, और फ्रीजिंग पॉइंट का इंटरवल तो ऑब्वियसली यू आर करेक्ट, हमें यहाँ पे दिखना होगा।
यहाँ से देखना होगा व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हर सॉलिड का अपना फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है कि फ्रीजिंग के बीच में जो टाइम हो रही है व्हाट इट फ्यूजन और ये बेसिकली फ्रीजिंग के बीच में जो टाइम इंटरवल है इसको दिखाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट हमारा फिक्स है। तो इसकी डेफिनेशन खाली एक लाइन लिख लेना, एमॉर्फस सॉलिड में नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, नो फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेकिन मेरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट है व्हाट इट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो हमें मिल रहा है इसको मानेंगे शार्प मानते हैं, इसमें कुछ भी शार्प नहीं है। मेल्ट करना शुरू, जैसे प्लास्टिक होती है ना, पिघलना शुरू होती है, पूरी प्लास्टिक धीरे धीरे करके पिघलती चली जाती है। ऐसा नहीं होता कि प्लास्टिक अगर मेल्ट हो गया पूरा एज ए होल हो जाए। इसको मैंने एग्जांपल पे दिया था कि आप एक बल्ब ले लो, बल्ब का जो फिलामेंट होता है पहले तो रेड हॉट हो जाता है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट आएगा ना उसमें रैंडमली मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होने का जो टाइम इंटरवल होता है वो बेसिकली आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे मैंने बोला था कल, ये जब ये फ्यूज होता है तो रैंडमली फ्यूज हो जाता है व्हाट इट पहले तो गर्म होता रहेगा, रैंडमली फ्यूज हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो भी रहेंगे उनका अपना फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस मेल्टिंग पॉइंट पे सडनली फ्यूज होता है। मेल्टिंग अगर आपको लेबोरेटरी में कभी करनी है ना, मेल्टिंग का अगर कभी भी करनी है प्रोसेस, तो मैं आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ। मेल्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं, ऐसे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एक थर्मामीटर लगाते हैं, थर्मामीटर में ग्रेजुएटेड ट्यूब्स लगी रहती है, यहाँ नीचे मरकरी रहता है व्हाट इट इसके साइड में जिस मटेरियल को मेल्ट करना रहता है उसको हम एक क्या करते हैं, छोटी सी ट्यूब रहती है ऐसे यहाँ पे, मतलब कैपिलरी ट्यूब जैसा मान लो वो रहती है, उसके अंदर हम भर देते हैं। जिस मटेरियल को मेल्ट करना रहता है उसको हमें इसके अंदर भर देना रहता है, और फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको थ्रेड से टाइट कर देते हैं, और इसके अंदर हम एक मटेरियल डालेंगे दैट वी नो दैट इज ना बेसिकली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट H2SO4 डाल करके फिर क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। जब हीट करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाल दिया, क्योंकि ऑयली लिक्विड होता है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। बट नॉर्मल पानी होता तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, और नॉर्मल हमारे पास जो ऑयल होते हैं वो 150 तक जा सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहती है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट उससे भी ज्यादा रहता है। तो अगर किसी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 200 डिग्री सेल्सियस तक है तब भी ये काम करेगा। आप इसको जब ऑब्जर्व करोगे केयरफुली ना, तो जैसे ही शुरुआत में मैंने 25 हम लोग बढ़ाएंगे, 25 से हो सकता है हम 100 तक चले जाए, फिर पता लगा 110 पे मान लो मेल्टिंग पॉइंट है, 110 पे रैंडमली ये पूरा हमारा मटेरियल मेल्ट हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी यूज इन लेबोरेटरी टू फाइंड आउट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मटेरियल व्हाट इट। तो अगर आपका मटेरियल एमॉर्फस है क्रिस्टलाइन, इससे पता लग जाता है कि मटेरियल एमॉर्फस है क्रिस्टलाइन है। तो अगर एमॉर्फस नहीं है तो क्या होगा, वो मेल्ट होना जब शुरू होता चला जाएगा, शुरुआत से मेल्ट होना शुरू हो जाता है। प्लास्टिक है, रबर है, सारा उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता। लेकिन अगर हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, उसी पे जाके वो मेल्ट होगा। व्हाट इट, यहाँ तक क्लियर सबको? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पैकिंग पे काम करेंगे। पैकिंग के पहले हमें पढ़ना टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। आज आपका होमवर्क है, आप क्या करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे लोग पढ़ लेना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा देख लेना, गैसेस स्टेट वाले चैप्टर में दिया है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, नॉन पोलर वाला, मनिंदर याद आ रहा है कुछ? That is given in that chapter, or that is your basically which chapter? Chemical bonding. Got it? केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में सारे लोग पढ़ लेना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बेस आगे का टॉपिक है, वहां पे हम वैसे सिखाएंगे आपको, आप एक बार रिकैप कर लेना। व्हाट इट, चलो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल।